Hello everyone. Yes, this is Ankit Singh Pal and welcome to Ankit's Physics Academy. Students, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का नया कॉन्सेप्ट दैट्स नेम इज कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स अपने एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के कवर कर लिए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर के, दैट इज फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और इस चैप्टर का आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक। टॉपिक नेम है, तो जल्दी से अपने अपने पेन और कॉपी ले लीजिए और टॉपिक का नाम डालिए कूलॉम्स लॉ। क्या डालेंगे बेटा? कूलॉम्स लॉ। ओके, तो आज का हम लोग टॉपिक है बेटा कूलॉम लॉ। चलिए समझते हैं सर कूलॉम्स लॉ होता क्या है, क्यों आया ये कूलॉम लॉ, ये लॉ है किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, और क्या क्या इसमें आएगा, ये सब आज हम लोग जानेंगे। मतलब कूलॉम लॉ की धज्जियां उड़ा देंगे बेटा, दिमाग के परखच्चे उड़ा देंगे। आपको एक एक टॉपिक, एक एक चीज कूलॉम लॉ की समझ में जरूर जरूर आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से चाहूंगा कि आप सभी लोग बेटा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नए नए नोटिफिकेशन, नए नए हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेटा कमेंट बॉक्स में जल्दी से थम्स अप का निशान बना दीजिए कि क्या हम लोग स्टार्ट करते हैं या नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। आज का पहला टॉपिक जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। सर कूलॉम्स लॉ है क्या? एक्चुअल बेटा हम लोगों ने पढ़ा कि सर इस चैप्टर में चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने जाना सर चार्जेस टू टाइप के होते हैं, दो प्रकार के चार्जेस होते हैं। एक चार्ज होता है प्लस चार्ज, दूसरा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। अगर हम प्लस और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करें, चार्जेस दो प्रकार के होते हैं। अगर जो कोई इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है उसके अंदर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। और सर अगर चार्जेस को हम डिवाइड कर रहे हैं दो नेचर में, तो कहीं ना कहीं हमने हर जगह सुना है कि सर जो सेम नेचर की कोई भी चीज होती है वो आपस को एक दूसरे को रिपेल करती है और जो अपोजिट नेचर की चीजें होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर यहां पर बात करें तो हम लोग कहेंगे कि सर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज पास पास रखे हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने वाला है, बिकॉज दे आर सेम इन नेचर, बोथ आर पॉजिटिव। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक हाथ में मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे हाथ में नेगेटिव चार्ज है, तो प्यारे बच्चों यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट नेचर में है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे सेम। तो हमें ये तो पता चल गया सर सेम नेचर के होंगे। क्या पता चला कि सर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, ये एक दूसरे को घृणा करेंगे, कहेंगे भैया तुम हमसे दूर जाओ, ये कहेगा तुम हमसे दूर जाओ, ना हम तुमको पसंद करेंगे और ना तुम हमको पसंद करोगे। ऐसा कौन कहेंगे? ये दोनों आपस में चार्जेस कहेंगे। मतलब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन। अरे हाँ या ना? सही है, ओके यस। और सर अगर कोई नेगेटिव चार्ज है और पास में उसके एक और थोड़ी दूर पर नेगेटिव चार्ज रखा है, तब भी यहां पर जो फोर्स लगेगा, अब ये क्या करेंगे, तब भी क्योंकि सेम नेचर में है, यहां पर भी ये क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन यहां पर भी लगेगा। बिल्कुल सर लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें सर एक नेगेटिव है और दूसरा वाला हमारा पॉजिटिव है, अब कहेंगे भैया ना ना ना, अब तो हम तुमको पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों अपोजिट नेचर के हैं और अपोजिट नेचर आर ऑलवेज एट अपोजिट्स आर अट्रैक्ट्स, है ना। कोई ज्यादा बोलता है और कम बोलने वाला होता है तो वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अपोजिट्स आर अट्रैक्ट, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सर हमें दो तरीके के फोर्स पता चले, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड सेकंड वन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सर कितना फोर्स लग रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि कितना फोर्स लग रहा है इसके बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में बताएंगे कूलॉम। कौन बताएंगे? कूलॉम। कूलॉम एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना एक लॉ दिया, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। इन्होंने बताया कि अगर दो चार्जेस पास पास रखे हैं तो उनके बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। वो डिपेंड होगा नेचर पे, चार्ज का नेचर कैसा है और कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ये इसकी वैल्यू बताई थी किसने? बताई थी कूलॉम ने बताई थी। किसने बताई थी? कूलॉम ने बताई थी। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑफ रिपल्सन का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी बताया था प्लस डायरेक्शन भी बताई थी। तो यहां पर हम लोग कूलॉम्स के दो फॉर्म पढ़ेंगे। एक फॉर्म पढ़ेंगे जो मैग्नीट्यूड के लिए, दैट इज नोन एज स्केलर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, और दूसरा पढ़ेंगे डायरेक्शन के लिए, जहां पर हम लोग फोर्स मैग्नीट्यूड देखेंगे विद डायरेक्शन,
उसको बोलेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दैट इज स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इस वाले को इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है हमारी, इसको मैंने कर दिया, इरेज कर दिया। ओके सर, अब स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के मतलब है अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड जानेंगे। क्या जानेंगे? फोर्स का मैग्नीट्यूड जानेंगे कि सर कितने फोर्स से, 5 न्यूटन से, 10 न्यूटन से, 20 न्यूटन से कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है चीजें और कितने फोर्सेस से रिपेल कर रही है चीजें। हाँ या ना? ओके, मान लेते हैं बेटा हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस Q1 है, हाँ, और दूसरा भी हम लोग मान लेते हैं यहां पर प्लस Q2 है। दोनों ही प्लस हैं, तो फोर्स ऑफ कौन सा लगेगा? सर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। जान गए क्योंकि सेम नेचर में है। और ये दोनों चार्जेस बेटा हम लोग मान लेते हैं ये दोनों चार्जेस r दूरी पर रखे हैं। कितने डिस्टेंस पर रखे हैं? r डिस्टेंस पर रखे हैं, कुछ ना कुछ दूरी पर रखे होंगे। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां पर कोई और खड़ा है, तो हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। तो दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? Fr। अब ये चार्जेस ये दोनों ही बेटा सेम है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अच्छा, हमने ये तो पता कर लिया कि सर फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, लेकिन सर कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है ये कैसे बताएं? तो कूलम ने कहा साहब घबराओ नहीं, हम बताएंगे। कौन बताएगा? हम बताएंगे। कैसे बताओगे? उन्होंने कुछ लॉ दिए थे। क्या बताया था? उन्होंने कहा कि सर इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बताया था? कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। क्या सर? जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। Q1 और Q2 का प्रोडक्ट करा दें तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा, इसका मतलब सर फोर्स भी ज्यादा, और मैग्नीट्यूड कम तो फोर्स भी कम। अरे हाँ या ना? किसका मैग्नीट्यूड? सर चार्जेस का। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। अरे हाँ या ना? पहली इक्वेशन कॉलम ने ये दी, तो इसको डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सर सेकंड इक्वेशन उन्होंने क्या दी? इन्होंने बताया कि ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्या बताया? कि द फोर्स ऑफ रिपल्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों चार्जेस के बीच का स्क्वायर कितना है? बीच की डिस्टेंस कितनी? r। अगर इस r का हम स्क्वायर कर दें तो उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब भी कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ये बात आपको बखूबी पता है कि सर अगर हम r को बढ़ाएंगे, अगर रेडियस को बढ़ाएंगे, रेडियस नहीं बोलते हैं, डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सर जो हमारा फोर्स होगा वो घटेगा। बिल्कुल सर। और अगर डिस्टेंस को हम लोग घटा देंगे तो जो फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है सर? अगर दो चार्जेस हैं, मान लेते हैं अभी हम लोग चार्ज से खेल रहे हैं, आप सभी लोगों ने मैग्नेट से खेला होगा। किससे खेला होगा? छोटे से मैग्नेट से खेला होगा। अगर मेरे पास दो मैग्नेट है, क्या है बेटा? मेरे पास दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है। जितना हम मैग्नेट को पास रखते थे, इस हाथ में नॉर्थ पोल, इस हाथ में साउथ पोल, अट्रैक्ट करेंगे, मान लेते हैं। जितना हम मैग्नेट को पास रखते थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता था। अरे हाँ या ना? और जैसे ही हम लोगों ने मैग्नेट की दूरी को, डिस्टेंस को बढ़ा दिया, अब फोर्स क्या उतना फील होता था? नहीं। मतलब डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स की वैल्यू कम। तो वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट यही है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका यहां पर भी क्या? अगर दो चार्जेस को पास पास रखे हैं तो डिस्टेंस कम है तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा लगेगी। लेकिन जैसे ही दो चार्जेस को दूर दूर रख कर दिया, डिस्टेंस बढ़ा दी हमने, तो क्या होगा? अब उनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? तो इन्होंने ये दो फॉर्म दी थी। कौन सी दी? कि सर द फोर्स ऑफ, यहां पर इसके अकॉर्डिंग बोले कि द फोर्स ऑफ रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड दिस फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इसको इक्वेशन सेकंड डाल दें तो क्या हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा सकते हैं? बिल्कुल सर। बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो बोल आ जाएगा बेटा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर आ जाएगा। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और इसकी जगह हम लोग लिख देते हैं K। अभी बताते हैं वो कांस्टेंट क्या होता है। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा इस K को बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां पर लिख देते हैं वेयर
कोई ना कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नाम होगा। जैसे वहां पर एक और भी बताएंगे कि कूलॉम्स लॉ, अभी आप लोग ये दो इक्वेशन देख रहे होंगे, इसको बताएंगे बेटा कूलॉम जी ने किसी ना किसी की नकल करी थी। किसकी करी थी? क्योंकि बखूबी इसी की तरह एक और लॉ है जो आप क्लास 11th में पढ़ा होगा और क्लास 9th में पढ़ा होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा कौन सा वो लॉ है जो बखूबी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे यहां पर Q1 Q2 है, वहां पे कुछ और होता है। यहां पर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो आर स्क्वायर है, वहां पर भी आर स्क्वायर होता है। ऐसा आपने कहां पर देखा है? और ये भी बता देता हूं क्लू के लिए, बेटा क्लास 11th में देखा है और क्लास 9th में देखा है ऐसा ही सेम लॉ। आइए बेटा वो भी वहां पर फोर्स के ही बारे में बताते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताते हैं। तो इस के को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। बेटा इस के की जो वैल्यू होती है, इस के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस वैल्यू को, ये कांस्टेंट है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। गॉट इट और नॉट? इस के की वैल्यू क्या है? इस के को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये एक कांस्टेंट है तो इसकी कुछ वैल्यू होगी, और वो वैल्यू होती है, यहां 4 इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, और बेटा ये जो एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट होती है। बताएंगे, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इन सब की वैल्यू कांस्टेंट अगर रख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बेटा आ जाती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। गॉट इट और नॉट? यस सर। ओके, पता चल गया। अच्छा, हो सकता है यहां पर ये जो चीजें हैं ये किस में रखी हूं? एयर और वैक्यूम में रखी हूं, है ना? मतलब चार्जेस हैं किसी ना किसी मीडियम में रखे होंगे। अगर अभी मैं खड़ा हूं, अभी कहां पे खड़ा हूं? आप लोग क्लास ले लो, हम लोग एयर में हैं। कहां पर है? एयर में हो। कुछ लोग ऐसे होंगे, मतलब कुछ लोग क्या, हम लोग तो एयर में ही रह सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कुछ चार्जेस ऐसे होंगे जो वाटर के अंदर रखे होंगे, कुछ चार्जेस ऐसे होंगे जो सैंड के अंदर रखे होंगे, मतलब उनका मीडियम चेंज हो गया। तो उसके लिए यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग अभी मान लेते हैं एयर और वैक्यूम में है, ठीक है? तो हम लोग ले लेते हैं कि F इक्वल्स टू, अब के की जगह बेटा ये वाली वैल्यू रख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर के लगा देते हैं। व्हाट इज दिस? ये के शो कर रहा है कि हम लोग किस मीडियम में हैं। ये के क्या बताया? इसकी वैल्यू होती है। ये के बता रहा है कि हम लोग किस मीडियम में हैं, ठीक है? तो यहां पर लगा दिया के। अच्छा, ये वाला के, इस के को डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक। इस के का मतलब अलग है, ये वाला के अलग है। दिस इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बट दिस के इज अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी समझाएंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, उसी का ये है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल। तो यहां पर आएंगे, यहां पर लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये आपका आ गया फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ का। क्या आ गया? कूलॉम लॉ का फॉर्मूला आ गया। अगर हम कहें सर यहां पर फॉर, अभी ये चार्जेस कहां पे रखे? मान लेते हैं एयर और वैक्यूम में रखे। कहां पर रखे हैं? एयर में रखे हैं या फिर वैक्यूम में रखे हैं। तो बेटा एयर और वैक्यूम के लिए ये वैल्यू आपको फिक्स होगी और न्यूमेरिकल में दी जाएगी, फिक्स होगी और न्यूमेरिकल में दी जाएगी। लेकिन एयर और वैक्यूम के लिए वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी बेटा, 1 होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 1 होती है। तो रख दें क्या? बिल्कुल सर, यहां 1 रख देते हैं, तो F की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अरे हाँ या ना? जल्दी से बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा ये आ गया हमारा कूलॉम्स लॉ। क्या आ गया? ये कूलॉम्स लॉ आ गया। अब सर इस एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? यहां पर लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं बेटा। यहां पर लिख देते हैं कि एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब अभी ये कहां पर रखा है? एयर और वैक्यूम में रखा है, फ्री स्पेस में रखा है, तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं। लेकिन अगर यही दो चार्जेस अगर किसी वाटर में रखे हैं, सैंड में रखे हैं, वैक्स में रखे हैं, या फिर ऑयल में रखे हैं, रख सकते हैं, क्योंकि दुनिया की हर एक चीज मैटर है, और मैटर है तो सब में चार्जेस होंगे। अरे हाँ या ना? और चार्जेस होंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जरूर लग रहा होगा। गॉट इट और नॉट? बिल्कुल सर। तो वो एयर और वैक्यूम में भी चार्जेस हो सकते हैं, और वही चार्जेस वाटर या फिर एयर, वाटर या फिर वैक्स, ऑयल, किसी भी मीडियम में हो सकते हैं। तो एयर और वैक्यूम के लिए इस एप्सिलॉन नॉट को जो बोलते हैं वो बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं?
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, भैया ये फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। बेटा कितनी होती है इसकी वैल्यू? सर इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लेकिन तब तक वैल्यू इसकी लिख लेना, याद कर लेना। कितनी होती है मेरे साथ बोलेंगे क्या? 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे हाँ या ना, समझ में आ गया? ये बेटा आ गया आपका कूलम्स लॉ। क्या आ गया? कूलम्स लॉ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे करेंगे और फिर इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना। ले लिया स्क्रीनशॉट? गॉट इट और नॉट? ओके, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आइए अब क्या करते हैं, इसको जरा इरेज करते हैं, क्योंकि इसके आगे की कहानी हम लोग इधर लिखेंगे, तो इस वाले को इरेज कर देते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बेटा बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं बेटा, इसके आगे देखते हैं। अब हमने कहा कि मान लेते हैं अभी चार्जेस कहां पे रखे थे सर? एयर और वैक्यूम में रखे थे। ठीक है, नाउ चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम में अब नहीं रखे हैं, अब शायद रखे हैं वाटर में रखे हैं, या फिर ऑयल में भी रख सकते हैं, बिल्कुल सर, या फिर सैंड बालू में भी रख सकते हैं, या फिर सर वैक्स वहां पर भी कहीं पर भी रख सकते हैं। तब क्या होगा? तब चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि मीडियम बदल गया। क्या बदल गया? मीडियम के बदलते ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी बदल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये फोर्स कौन सा है? दिस फोर्स इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि रुके हुए चार्जेस पर फोर्स लग रहे हैं। और हमने पहले ही बोला था कि हम लोग चैप्टर ओवरव्यू में ही बोल रहे थे कि ये जो चैप्टर है वो किस फिजिक्स की ब्रांच के अंतर्गत आता है? सर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। मतलब रुके हुए चार्जेस पर हम लोग फोर्स देखेंगे, फील्ड देखेंगे, तो वो फोर्स जो देख रहे हैं वो यही फोर्स है, और इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं। कूलम्स लॉ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है, लेकिन ये कौन सा फोर्स है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, रुके हुए चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। जैसे ही हम मीडियम को चेंज कर देंगे, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। अरे हाँ है ना, बिल्कुल। अभी एयर में रखे थे तब इतना था, अब मान लेते हैं वैक्यूम में रखे हैं, सॉरी वाटर में, ऑयल में, सैंड, वैक्स कहीं पर भी रखे हैं, तब इनके बीच में यही दोनों चार्जेस है, Q1 और Q2 ही है, तो आ जाता है बेटा 1/4 पाई। यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट आया ना, ये एप्सिलॉन नॉट, परमिट इसको बोल देते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या आया बेटा? एप्सिलॉन नॉट। जो ये एप्सिलॉन नॉट आया है, तो इसकी जगह अब आ जाता है एप्सिलॉन। क्या आ जाता है? एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बस, और कुछ नहीं बदलता है, और कुछ नहीं बदलता है। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और कुछ नहीं बदलता है। हाँ या ना? ओके सर। सर व्हाट इज एप्सिलॉन? बेटा दिस एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल, ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, अब इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन होती है, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन होती है। जब एयर और वैक्यूम में रखें, सीधे सीधे एप्सिलॉन नॉट लगाना, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी थी? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वो रख देना। लेकिन अगर यहां पर एप्सिलॉन आ गया, इसकी वैल्यू डिफाइन होगी, तो वो आपको गिवन होगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला आया हमारा किसके लिए? जब चार्जेस हमारे वाटर में, ऑयल में, सैंड में यहां पर रखें। लेकिन अगर हम सर कहें कि ये भी एप्सिलॉन नॉट है, ये भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, मतलब परमिटिविटी है, और ये भी परमिटिविटी है, क्या सर इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है? तो मैं आपसे कहूंगा कि बिल्कुल, जी हाँ, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। सर क्या रिलेशन होता है? आइए जरा देखते हैं। हम बोलेंगे कि ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एप्सिलॉन है ये बेटा, ये एप्सिलॉन के एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? दिस एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट। किसके इक्वल होता है? के एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। सर व्हाट इज के? बेटा के इज कॉल्ड, अगर हम अभी रुको, अभी के की वैल्यू निकालो, इसको क्यों यहीं रख दो। यस, हमने के को यहीं रख दिया, इस एप्सिलॉन नॉट को नीचे ले आए, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। सर अब ये तो बता दो, ये के है क्या? बेटा ये के है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज के? वेयर के इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब सर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? बेटा एक मटेरियल होता है। क्या होता है? एक जैसे हम तुम्हें देखो एक एग्जांपल बताएं कि हमारे घरों में कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। वो लाइक इंसुलेटर ही होते हैं, इंसुलेटर जैसे ही होते हैं, लेकिन उनको इंसुलेटर नहीं बोलते, उनको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसे अगर हम आपसे कहें कि हमारे घरों में आयरन होती है, आयरन देखिए जो कपड़े वो प्रेस करती है, हाँ आयरन जो हमारी होती है वो आयरन क्या होता है? वो आयरन बेटा क्या होता है? वो उस आयरन को अगर नीचे को छुओ तो वो आयरन कैसी होती है? वो आयरन जो हमारी होती है वो लोहे की बनी होती है। बिल्कुल सर। और जो हम जब प्लग लगाते हैं वो भी आयरन होता है, वो भी लोहे का बना होता है। तो सर जब हम आयरन को, जब यहां से करंट आ रहा है और लोहा से लोहा को छुएंगे तो हमें करंट आना चाहिए। दिमाग लगाओ, बिल्कुल सर करंट लगना चाहिए। लेकिन जब हम छू के देखते हैं, सब लोग छू के देखते हैं, अरे गर्म हुई कि नहीं, जब छू के देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हीट महसूस होती है। क्या महसूस होती है? हीट महसूस होती है। मतलब करंट नहीं लगता, हमें हीट लगता है, क्योंकि जबकि ये कैसा है? ये मेटल है और वहां से भी मेटल से करंट आ रहा है, उसके बावजूद भी हम मेटल को छू रहे हैं तो हमें करंट नहीं लग रहा है, हमें हीट महसूस हो रही है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा मटेरियल लगा होगा जो हीट को रोक रहा होगा, लेकिन करंट को, करंट को रोक रहा होगा और हीट को पास हो रहा, करना हो रहा। कह रहा होगा भैया हीट हीट तुम चले जाओ और करंट तुम रुक जाओ। तो बेटा वो मटेरियल होता है माइका। क्या होता है? माइका। तो अगर मैं कहूं कि ऐसा कौन सा मटेरियल आयरन में लगा होता है जो करंट को रोकता है लेकिन हीट को आने देता है, तो बेटा वो मटेरियल होता है माइका। माइका इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट को तो पास कर देता है लेकिन करंट को रोक लेता है। वो इंसुलेटर की तरह होता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उनके अंदर। गॉट इट और नॉट? यस सर। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं और उसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक वैल्यू होती है कि वो कितनी, ऐसे मान ले तो माइका की ले लेते हैं, माइका कितने करंट को रोकेगा और कितनी हीट को पास कराएगा, उसकी वैल्यू होगी। उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अरे हाँ या ना? बिल्कुल बेटा। तो अगर यहां से कहें हम लोग तो इस डाइलेक्ट्रिक व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अच्छा अगर इसकी डेफिनेशन बोले, डेफिनेशन बता सकते हो? बिल्कुल। व्हाट इज डेफिनेशन? क्या होगी कि सर द रेशियो ऑफ व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं सर। द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। किसका किसका रेशियो है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी का रेशियो है। किसके साथ है सर? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ। किसके साथ है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ। तो मेरे साथ बोलेगा द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। गॉट इट और नॉट? यस सर। ठीक। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि सर लिख सकते हैं, इस वाले को इरेज कर देते हैं। ओके हम लोग इसको इरेज कर देते हैं पूरा ऊपर वाले को। यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या लिखोगे बेटा? द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस is called dielectric constant of any dielectric material। अरे हाँ या ना? समझ में आया क्या? व्हाट इज के? के इज द रेशियो है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके बेटा इसकी वैल्यू याद रखना हमेशा। इसकी जो वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज, हमेशा बेटा एक से बड़ी होती है, इज ऑलवेज ग्रेटर
देन 1। हमेशा इसकी एक से वैल्यू बड़ी होगी। तो अगर एमसीक्यू में चार ऑप्शन आ गए, ठीक है, क्या ऑप्शन आ गए कि सर बताओ इसकी किसी भी मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, तो एक वैल्यू दे रखी होगी जो एक से कम होगी, एक वैल्यू नेगेटिव दे रखी होगी, एक वैल्यू एक से ज्यादा दे रखी होगी, और एक दे रखा होगा नन ऑफ दिस, ऐसे ही आता है। तो जो भी एक से ज्यादा हो उस पर टिक लगा देना, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, एक से बड़ी होती है किसकी, के की वैल्यू। कोई दिक्कत परेशानी नहीं बेटा। चलिए यहां तक समझ में आया। अब जरा हम लोग इस स्केलर फॉर्म के से पूरा स्केलर कूलॉम्स लॉ का पूरा डेरिवेशन हमने कर लिया, समझ में आ गया क्या कि सर जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q1 Q2 के, और जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के। तो सर इसकी डेफिनेशन भी तो बता दो। चलिए तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। गॉट इट और नॉट, समझ में आया, बिल्कुल इसको उतार लिया होगा, कर लिया होगा। तो अब हम लोग लिखते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन। पहले डेरिवेशन मैंने इसलिए बताया, जिससे हम लोग आसानी से बेटा क्या बना ले, इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बना लेते हैं Q1 चार्ज है प्लस Q1, और यहां पर प्लस Q2 चार्ज है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी R है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है। तो अब क्या लिखेंगे, देखो बेटा डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्ट्स बिटवीन बोथ चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ये जो फोर्स है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बस यही लिख देना है। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, कुछ भी हो सकता है। अभी हमने प्लस प्लस ले लिया तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा, प्लस माइनस ले लिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्ट्स बिटवीन द चार्जेस is directly proportional to the किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों चार्जेस का जो बीच की दूरी होगी उसका हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कौन, उसका फोर्स। एंड दिस फोर्स एक्ट्स along the straight line। बेटा ये जो फोर्स लग रहा है ये हमेशा सीधी लाइन में लगेगा। अगर मैं यहां पर एक चार्ज यहां पर खड़ा है, दूसरा चार्ज खड़ा है, तो ये सीधी लाइन हो गई। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, एक चार्ज यहां पर है, तो ये सीधी लाइन होगी। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, ये दूसरा चार्ज है, तो ये सीधी लाइन। ऐसा नहीं होगा ये घूम फिर के लग रहा है, जिगजैग मोशन ना, सीधी लाइन लगेगा, सेंटर टू सेंटर, सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास। गॉट इट और नॉट, यस। तो सर इसको क्या, एक बार मेरे साथ दोबारा बोलेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन acts between the charges is directly proportional to the product of the two charges and is inversely proportional to the square of the distance between them, and this force acts along the straight line। Got it or not? Okay बेटा, अगर इसको लिख दें कि force is directly proportional to Q1 Q2 and force is inversely proportional to 1 upon R square, और इन दोनों को मिला के लिखें तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसा कि अभी किया था कि सर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा, और आपको पता है इसके को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। गॉट इट और नॉट,
बेटा ये हुआ हमारा स्केलर फॉर्म हो गया किसका? कूलॉम्स लॉ का। किसका स्केलर फॉर्म हो गया? कूलॉम लॉ का स्केलर फॉर्म हो गया। अब अगले हम लोग लेक्चर में इसका स्केलर फॉर्म पढ़ेंगे। कूलॉम्स लॉ का क्या पढ़ेंगे? स्केलर फॉर्म पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसी का हम लोग इसकी डायमेंशंस देखेंगे कि सर हमारी फोर्स की मतलब एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की हम लोग वैल्यू निकालेंगे 8.85 इंटू 10 की पावर -12, उसकी वैल्यू क्या होगी, और कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है। भैया लॉ है जैसी आपकी हमारी लिमिटेशंस है कि रात को पार्टी नहीं कर सकते, रात को टाइम से घर पर आ जाओगे, जैसे आपकी लिमिटेशंस है ऐसे ही कूलॉम्स लॉ की भी लिमिटेशंस है। कहेगा भैया जो हमने बता दी यहीं पर इतने ही बीच में हमारा कूलॉम्स लॉ लगेगा, हमारी लिमिट के बाहर जाओगे तो कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो हम लोग कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशंस देखेंगे और वेक्टर फॉर्म देखेंगे कूलॉम्स लॉ का। तो कूलॉम्स लॉ हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इसीलिए कि आपको अच्छे से समझ में आए और ज्यादा लंबी वीडियो ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और आई होप आप सभी को कूलॉम्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बेटा हार्ट साइन जरूर बना दें और वीडियो को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलते रहें। बेटा हमारे और भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और बहुत सारे उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखी है, तो वहां पर हम लोग को फॉलो कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।